एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसका कोड 504 है एंड सब्जेक्ट नेम है प्राथमिक स्तर पर गणित सीखना, लर्निंग मैथ एट द प्राइमरी लेवल। तो आप देख सकते हैं कि मैथ आप जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारा। बचपन से लेकर बड़े होने तक मैथ हर जगह में, हमारी लाइफ में भी मैथ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम किसी से पैसे लें दें, कोई सामान खरीदें, कुछ भी काम करें तो उसमें मैथ ज़रूर आती है। तो मैथ इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, किस तरह से हमें टीचर बनने के बाद बच्चों को पढ़ाना है मैथ, किस तरह से ऐसे समझाना है बच्चों को कि उन्हें मैथ में इंटरेस्ट पैदा हो, मैथ उन्हें अच्छी लगने लगे, तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं। पीडीएफ है आपके सामने। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ चाहते हैं देन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ब्लॉक, जैसे कि हमारे हर सब्जेक्ट को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था, तो उसी तरह मैथ को भी हमारे अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3, तो 3 ब्लॉक्स में मैथ को डिवाइड किया गया है। और ब्लॉक फर्स्ट में हमारे 4 यूनिट हैं एंड ब्लॉक 2 में हमारे 5 यूनिट हैं, ब्लॉक 3 में 3 यूनिट हैं। तो इसी तरह से अलग अलग ब्लॉक्स को भी अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। अब इनके नाम भी आपको दिए गए हैं, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इकाई 1 यानी कि यूनिट फर्स्ट है हमारा, बच्चे गणित कैसे सीखते हैं। इकाई 2 है गणित एवं गणितीय शिक्षा महत्व, क्षेत्र एवं सार्थकता। इकाई 3 है गणित शिक्षा के उद्देश्य एवं परिप्रेक्ष्य। इकाई 4 है हमारी अधिगमकर्ता एवं अधिगम केंद्रीय विधियां। तो ब्लॉक फर्स्ट में ये चारों यूनिट हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। तो ब्लॉक फर्स्ट की ये हमारी पीडीएफ है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं आप, हमारे ब्लॉक 1 की चारों इकाई हमारे सामने हैं, एक इंडेक्स की तरह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देन उसके बाद खंड प्रस्तावना कि हमें जो ये इकाई दी गई है ब्लॉक फर्स्ट की, इनके द्वारा हम क्या क्या सीखेंगे। ये हमें पहले ही कुछ हेडिंग बता रखी है जिससे हमें पता लग जाए कि इकाई फर्स्ट में क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जिन्हें पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, मीन्स फोकस करना है किन चीज़ों पे। तो इकाई फर्स्ट में आप देख सकते हैं यह इकाई आपको बच्चे वास्तविक रूप से गणित किस प्रकार सीखते हैं को समझने में सक्षम बनाएगी। इस इकाई से आप सीखेंगे कि बच्चा किस प्रकार सोचता है एवं बच्चे के ज्ञानात्मक विकास के स्तर क्या हैं। गणितीय अवधारणाओं के विकास एवं चिंतन के विकास में मध्य गहरा संबंध होता है। अध्यापक के रूप में प्रत्येक को विद्यार्थियों में व्याप्त गणित संबंधी भय को आनंददायी बनाना सीखना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ हमें क्लियर बता दिया गया है कि इस इकाई को पढ़ने के बाद हम यह जानेंगे कि बच्चे मैथ किस तरह से सीखते हैं और ये मैथ जो है बच्चों को किस प्रकार सोचने समझने की शक्ति में विकास करता है और मैथ की क्या क्या अवधारणाएं हैं, मैथ का बच्चों के विकास से, उनके माइंड से, उनकी थिंकिंग से क्या रिलेशन है और बच्चे को किस तरह से मैथ के डर से दूर रखना है। उस मैथ को किस प्रकार हमें एक अच्छी तरह समझाना, एक आनंद में यानी कि एक सफलता पूर्वक बच्चे किस तरह से मैथ सीख सकते हैं बिना किसी डर के, तो वह हमें समझाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट। तो यहाँ हमारे सामने फर्स्ट यूनिट ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसमें संरचना दी गई है, इसका जो स्ट्रक्चर है कि इस चैप्टर में हमें किस तरह से पॉइंट्स को क्लियर किया गया है। तो सबसे पहले परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन दिया गया है। देन उसके बाद अधिगम उद्देश्य, जो भी ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के वो सब दिए गए हैं। देन उसके बाद है बच्चे के सोचने का तरीका कि बच्चा किस प्रकार सोचता है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, गणितीय अवधारणा का विकास। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान गणित अधिगम, गणित अधिगम के तरीके, गणित का भय, गणित अधिगम को आनंददायक बनाना। उसके बाद हमें सारांश
दे रखा है जो कि निष्कर्ष होता है। देन उसके बाद आपकी प्रगति की जांच के लिए आदर्श उत्तर, कुछ हमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर, जिससे हमें पता चले कि हमने जो अब तक पढ़ा है वो हमें कितना समझ आया है। जिस तरह से और हमें सब्जेक्ट में दिया गया है डीएलएड के सेम, उसी तरह इसमें भी दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देख लेते हैं कि परिचय में हमें क्या बताया गया है। विद्यालय के सभी विषयों में सबसे अधिक ध्यान गणित अधिगम पर दिया जाता है। अपने विद्यार्थी काल के दौरान और अब शिक्षक के रूप में आपने अनुभव किया होगा कि बच्चे के ऊपर अन्य विषयों की अपेक्षा गणित में अच्छा प्रदर्शन करने का अधिक दबाव होता है। यहाँ तक कि माता पिता उनके शैक्षिक स्तर का विचार किए बिना गणित में अच्छा प्रदर्शन के लिए अपने बच्चों पर बहुत अधिक मेहनत करने का दबाव बनाते हैं और शायद अन्य विषयों की अपेक्षा घर पर ज़्यादा समय गणित के अध्ययन में ही व्यतीत होता है। लगभग सभी स्थितियों में गणित अधिगम में बच्चों की दशा पर शायद ही विचार किया जाता है। यह एक सामान्य विश्वास है कि बच्चा एक छोटा वयस्क है, वह या तो समझ को विकसित करके या रटने के द्वारा ही गणितीय कौशलों को प्रभावपूर्ण ढंग से ग्रहण कर सकता है। ऐसी धारणाओं के अनुसार माता पिता और अध्यापक बच्चों से गणितीय अवधारणाओं, तथ्यों और सारणियों को रट कर वास्तविक प्रक्रिया और सिद्धांतों को समझने, यांत्रिक रूप से याद करते हैं, जो उनके विद्यालय अधिगम के शुरू से ही गणित के प्रति भय उत्पन्न करता है। यह भय गंभीर होता चला जाता है तथा जीवन भर के लिए गणित के प्रति भय बना रहता है। आपने ये अनुभव किया होगा। तो इस इंट्रोडक्शन में हमें वो चीज़ बताई गई है जो शायद नहीं बल्कि पक्का हमने भी लाइफ जी है इसी तरह से कि जब हम छोटे बच्चे थे, जब हमें किसी भी चीज़ की समझ नहीं थी, तब भी हमें कहा जाता था बेटा मैथ पढ़ो, सिर्फ मैथ पढ़ो। हम ट्यूशन जाएं, स्कूल जाएं या फिर अपने घर पे रहें, टीचर हो या हमारे पेरेंट्स हो या फिर हमारे भाई बहन, सब हमें यही कहते थे कि मैथ्स सीखो और कुछ भी नहीं। अब उसी कारण मैथ्स का डर हमारे दिमाग में इस तरह से बैठ गया कि मैथ का नाम सुनते ही हमारे पसीने छूट जाते हैं। 9th क्लास तक जबरदस्ती हम मैथ पढ़ तो लेते हैं, बट जब 11th की बारी आती है तब हम यही सोचते हैं कि किस तरह से हमारा मैथ से छुटकारा हो, किस तरह से हम मैथ को अपनी ज़िंदगी से निकालें। मैथ हमारे लिए कैसे बुरे सपने की तरह हो जाता है जिसको हम ना तो अपनी लाइफ से निकाल पाते हैं और ना ही उसे अपनी लाइफ में एडजस्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैथ एक बहुत ही ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट है जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड माना जाता है। अब ऐसा क्यों है, यहाँ हमें यही बताया गया है कि किस मैथ हमें क्या हमारी लाइफ में क्या रोल है मैथ का। तो आप समझ ही गए होंगे, यह कुछ भी अलग नहीं है हमारी लाइफ से। जो कुछ हमारे साथ हुआ है वही सब यहाँ लिखा हुआ है। तो इससे ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। तो अब हम आगे जान लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बातें। उसका आगे लिखा है कि विभिन्न स्तरों, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर गणितीय अवधारणाएं और प्रक्रिया सरल से कठिन की ओर होती हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसी व्यवस्था बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए कुछ कर सकती है, विशेष रूप से तब जब यह उनके सोचने की योग्यता से संबंधित होती है। खोज से यह साबित हुआ है कि सोचने में बुद्धि और गणितीय अवधारणाओं के विकास के बीच गहरा संबंध है। एक अध्यापक होने के नाते आपको ऐसे संबंधों के बारे में जागरूक होना चाहिए जिससे कि आप अपनी कक्षा में गणित अवधारणा के अधिगम में प्रत्येक बच्चे की योग्यता की समझ को विकसित कर सकें एवं उनकी कठिनाई को सरल कर सकें और इस दिशा में सटीक निर्णय ले सकें। यह हमें बताया गया है कि एक बच्चे की बुद्धि यानी कि उसके माइंड से उसके सोचने समझने की क्षमता और मैथ का बहुत ही गहरा संबंध है। और एक टीचर होने के नाते आप एक टीचर बनेंगे तो एक टीचर होने के नाते आपको यह संबंध समझना ज़रूर है जिससे बच्चे को जो भी मैथ में कठिनाई होती है, जो मैथ का उसका डर है उसके दिल में, उसको आप निकाल सकें। तो इसी के बारे में हमें बताया गया है। और उसके बाद जब बच्चों की आवश्यकता और रुचि को सही ढंग से नहीं समझा जाता और उन्हें साधन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं
दूसरी ओर उन पर पाठ्य पुस्तक के अनुरूप गणित सीखने के लिए दबाव बनाया जाता है। इस प्रकार का गणित अधिगम बोझिल और संयतात्मक बन जाता है। ऐसे बच्चों के बहुत बड़ी संख्या में अनुभव किया गया है। वे गणित में अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित हो जाते हैं, जो आगे चलकर गणित के प्रति भय में बदल जाता है। अधिकांश स्थिति में इससे छुटकारा पाना कठिन होता है। यदि एक अध्यापक के रूप में हमारा परिदृश्य स्पष्ट है कि बच्चे मनोरंजन पूर्ण ढंग से कैसे सीख सकते हैं, तो हम उनके विद्यालय अधिगम के शुरुआती दिनों से ही गणित अधिगम के लिए समुचित साधन उपलब्ध कराने के योग्य हो सकते हैं। यहाँ में बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है कि बच्चे की रुचि को हम सही ढंग से नहीं समझ पाते, ना तो पेरेंट्स समझ पाते हैं और ना ही कोई टीचर। मैथ के ऊपर उनका बोझ इतना ज़्यादा डाल दिया जाता है कि कोई सब्जेक्ट पढ़ो या ना पढ़ो, बट मैथ को तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। और धीरे धीरे उनकी ये चिंता जो होती है अच्छे नंबर लाने की, अच्छी परफॉर्मेंस देने की, एक डर में बदल जाती है। अब वो डर का नतीजा क्या होता है ये आप सभी जानते होंगे। कितने बच्चे, हजारों लाखों बच्चे सिर्फ मार्क्स के कारण ही सुसाइड कर लेते हैं या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि उन पर एक बोझ डाल दिया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती कहा जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जबकि ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता या फिर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, जिस कारण बच्चे इसी तरह से मानसिकता का शिकार हो जाते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ बताया गया है कि इस कोर्स की प्रथम इकाई गणित अधिगम में हमने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार गणित अवधारणा के विकास के अध्ययन के द्वारा गणित अधिगम के उन तरीकों पर चर्चा करने का प्रयास किया है जिन्हें बच्चे पसंद करें। हमने गणित अधिगम में बच्चों की ऐसी समस्याओं को खोजने की कोशिश की है जो उनमें गणित के प्रति भय को दूर करती हैं और ऐसे तरीके खोजने की कोशिश की है जो गणित अधिगम में उन्हें आनंददायक अनुभव प्रदान करें। तो इस इकाई में हमें यह बताया गया है कि मैथ को किस प्रकार हम एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं, किस प्रकार हम बच्चों को मैथ पढ़ा सकते हैं कि उन्हें का इंटरेस्ट पैदा हो, उनको आनंद आए, मैथ को पढ़ते में उनको जॉय मिले, उनको खुशी मिले। तो यहाँ हमें बहुत सारे तरीके बताए गए हैं इस इकाई में। तो इस इकाई को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यह आपके लिए और जो आप टीचर बनेंगे आपके करियर के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें आप पढ़ाएंगे उनकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप मैथ को एक डरावना सब्जेक्ट बनाने से बच सकते हैं। अब किस प्रकार बचना है तो उसके जो हमें तरीके हैं वो इस यूनिट में दिए गए हैं। इस इकाई को पूर्ण करने के लिए आपको अध्ययन के लगभग 6 कालांशों की आवश्यकता है। तो 6 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइड किया गया, 6 पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहले अधिगम उद्देश्य। अब क्या अधिगम उद्देश्य हैं वो हम जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इस यूनिट के तो वो भी हमें दिए गए हैं। पूर्व बाल्यावस्था के दौरान गणित अधिगम की अवधारणा के विकास प्रचलन की पहचान कर सकेंगे। सबसे पहले बच्चों को पता चल सकेगा कि मैथ किस टाइप का सब्जेक्ट है, मैथ आखिर है क्या। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में गणित अधिगम में बच्चों के साधन उपलब्ध कराने के तरीकों को खोज सकेंगे। उसके बाद अधिगम के प्रारंभिक स्तर में बच्चों द्वारा गणित अधिगम के दौरान आई कठिनाइयों को सुनिश्चित कर सकेंगे और इन कठिनाइयों को दूर कर गणित अधिगम को आनंददायक बनाने की एक विधि का उपाय खोजेंगे। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि इस चैप्टर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक बच्चे के सोचने के तरीके, कि एक बच्चे की किस प्रकार से सोच होती है, बच्चा क्या सोचता है। आपके परिवार में, विद्यालय में, बाजार में, सड़क पर या आपके चारों ओर कहीं भी अनेक बच्चे प्रतिदिन आपके संपर्क में आते हैं। आप प्रतिदिन अनगिनत अवसरों पर उन बच्चों से परस्पर क्रिया करते हैं। आपकी एक बच्चे से परस्पर क्रिया में आप उस बच्चे के बारे में क्या महसूस करते हैं, उसके सोचने का तरीका या उसके सीखने का तरीका, सोचने एवं अधिगम के तरीकों के विचार से
क्या वे किसी अन्य वयस्क की भांति है? क्या आप सोचते हैं कि जब वे विद्यालय में होता है तो बच्चा सोचना एवं अधिगम करना शुरू करता है? यहाँ पर बच्चे और उसके सोचने के तरीकों के बारे में कुछ मान्यताएं इस प्रकार हैं। हमें बताया गया है कि हम कहीं पर भी मीन्स किसी भी जगह पर, वो जगह कोई सी भी हो सकती है, घर, परिवार, स्कूल, सड़क, कहीं पर भी हम किसी बच्चे से मिलते हैं, उसकी थिंकिंग देखते हैं, कहीं फेस्टिवल हो, कहीं भी हम किसी अनजान बच्चे से भी मिलते हैं तो उससे बात करने पर हमें पता लग जाता है कि वो बच्चा किस तरह सोचता है। मेरे से अगर बच्चा हमसे बात कर रहा है तो हम पता लगा लेते हैं ये मेरे से ज़्यादा खुशमिजाज है, या इसका ये मजाक ज़्यादा करता है, या फिर ये शांत ज़्यादा रहता है, इसका इंटरेस्ट किसी खेल में है, इसका इंटरेस्ट किसी पढ़ाई में है। तो ये सब हम उस बच्चे के बिहेवियर से पता लगा लेते हैं। अब बच्चा किस प्रकार सोचता है इसके बारे में हमें कुछ नीचे मान्यताएं भी दी गई हैं, वो भी हम जान लेते हैं। एक बच्चे का मस्तिष्क एक साफ प्लेट की तरह होता है जिस पर लिखा जाना है। एक बच्चे का जो माइंड होता है एक बिल्कुल क्लियर होता है जिस पर कुछ नहीं लिखा होता। अब उस पर जो भी लिखना है वो हमें लिखना है, एक टीचर को लिखना है, उसके पेरेंट्स को लिखना है, उसके जो आसपास का पर्यावरण है, जो वातावरण है उसे लिखना है, क्योंकि बच्चा जिस तरह के वातावरण में रहता है उसी तरह का उस पर प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना कि बच्चे इतनी कोमल चीज है कि उन्हें जिस ढाल में डालो उसी तरह वो ढल जाते हैं। कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं बच्चे कि उन्हें जिस तरह का हम बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। एक बच्चे के मस्तिष्क में पूर्ण रूप से अंधेरा होता है जिसको ज्ञान के द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए। एक बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता है जिसको इच्छानुसार आकृति दी जा सकती है। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी वही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता है। तो हमारी मर्जी है कि किस प्रकार उस गीली मिट्टी को हमें आकार देना है। अब वो अच्छी हो या बुरी किसी भी टाइप की हो सकती है। एक बच्चा एक हरे पौधे की तरह होता है जिसका पालन पोषण करना चाहिए। हमें बच्चे का पालन पोषण करना चाहिए क्योंकि वो एक हरे पौधे की तरह होता है जिसे अगर भोजन पानी नहीं मिलेगा तो वह सूख जाएगा। एक बच्चे का मस्तिष्क खाली बर्तन की तरह होता है जिसको ज्ञान के द्वारा भरा जाता है। इनमें से कौन से तथ्य को आप बच्चे के मस्तिष्क की व्याख्या के लिए सटीक मानते हैं? तो यह आपसे क्वेश्चन किया गया है कि इतने सारे जो हमें दिए गए हैं, ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक सटीक, कौन सा एक स्पेसिफिक है जिसे आप बहुत अच्छा मानते हैं? तो ये आप खुद ही सोचिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा पॉइंट आप चुनेंगे, कौन सा पॉइंट आप सिलेक्ट करते हैं। किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी प्रकार की सोच है यह जानना बहुत कठिन है, चाहे व्यक्ति की आयु कुछ भी हो। शिक्षण अधिगम के दृष्टिकोण से हमें इस बात में दिलचस्पी है कि बच्चा अपना दिमाग किस प्रकार से इस्तेमाल करता है, या विशिष्ट रूप से कहें तो वह कैसे सोचता है, बच्चे के दिमाग में क्या है गुण है। तो ये आप जान सकते हैं, हमें यहाँ बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग को पढ़ना, उसकी क्या सोच है उसको जानना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अब चाहे वो किसी भी आयु का हो, बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, हम एकदम करेक्ट नहीं पता लगा सकते कि कोई व्यक्ति किस तरह से सोचता है। सोचने का आधार अवबोधन है और अवबोधन पर्यावरण में किसी वस्तु के साथ अवलोकन, अनुभव और परस्पर क्रिया के द्वारा आती है। छोटे बच्चे की प्रथम परस्पर क्रिया उसके पर्यावरण में पूर्ण रूप से उसकी ज्ञानेंद्रियों के अनुभव पर आधारित होती है। तो जो मैंने आपको बताया कि एक बच्चे को उसका पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि पर्यावरण में किसी वस्तु के साथ अवलोकन, अनुभव और परस्पर क्रिया के द्वारा आती है। तो बच्चे के लाइफ में पर्यावरण का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। अधिकांश देखकर, छूकर और कभी कभी सुनकर और स्वाद लेकर। बहुत से मनोविज्ञानी, जिनमें पियाजो और बर्नर मुख्य हैं, यह विश्वास करते हैं कि किसी स्थूल वस्तु की हस्तकौशल के द्वारा उत्पन्न समझ ही व्यक्ति के ज्ञान और सोच के आधार का निर्माण करती है। प्रमुख शिव बाल मनोवैज्ञानिक पियाजे सुझाव देते हैं कि बच्चे के सोचने की शुरुआत
दो प्रक्रियाओं अवबोधन किसी वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप प्राप्त ज्ञान और निरूपण समझी गई वस्तु की मानसिक कल्पना। वास्तव में निरूपण को एक आकृति प्रदान करने के लिए भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ में दो वैज्ञानिकों के बारे में बताया गया है, पियाजे एंड जो सेकंड वैज्ञानिक हैं वो हैं बर्नर। तो इनके कुछ जो इनकी थिंकिंग है उसके बारे में बताया गया। तो पियाजे ने कहा है कि एक बच्चे के सोचने की शुरुआत दो चीज़ों से होती है, अवबोधन से और निरूपण से। अवबोधन क्या है? किसी भी वस्तु के संपर्क में आना, मीन्स किसी भी चीज़ को खुद देखना, उसको लाइव देखना अवबोधन कहलाता है। और जो निरूपण है वो उसके मीन्स इमेजिनेशन करना, किसी चीज़ के बारे में हमने सुना, हम उसके बारे में कुछ इमेजिन करते हैं, हाँ वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो हम ऐसे ही इमेजिन करते हैं। तो सोचने की जो शुरुआत होती है वो इन्हीं दो चीज़ों से होती है। मीन्स अगर हम बात करें इंडिया गेट की, कुछ बच्चे इंडिया गेट गए हैं तो उन्हें पता है कि इंडिया गेट कैसा है, तो इंडिया गेट का नाम आते ही उनको जो उन्होंने गए हैं तो वो जो कल्पना है वो उनके सामने आ जाएगी। तो यह तो हो गया हमारा अवबोधन। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इंडिया गेट के बारे में सुना है कि इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट एक बहुत बड़ा दरवाज़ा टाइप का है। तो इसी तरह से अगर फिर उस बच्चे के सामने अगर हम इंडिया गेट की बात करेंगे तो जो उसने इमेजिनेशन की है इंडिया गेट के बारे में तो उसके माइंड में वो आएगी। मीन्स सोच तो दोनों ही रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो यही होती है कि सोच का प्रारंभ दो तरीकों से होता है, अवबोधन और निरूपण। उसके बाद एक शिक्षक के रूप में हमें अपने मस्तिष्क में अवबोधन के कुछ सिद्धांतों को रखना होगा ताकि बिना किसी बाधा के बच्चों की सोचने की प्रक्रिया के लिए साधन उपलब्ध किए जा सकें। यहाँ में बताया गया कि जब हम एक टीचर बनेंगे तो उसके लिए हमारी माइंड के लिए, हमारी थिंकिंग के लिए अवबोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अवबोधन एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने खुद स्पेंड किया, खुद जिया है, उसको हमने खुद देखा है अपनी आंखों से, तो उसके बारे में हम कुछ भी गलत नहीं बोल सकते। अब एप्पल है, एप्पल किसी बच्चे ने सिर्फ सुना है क्या होता है। अब कोई अगर उसके सामने हम आम दे दें तो शायद वो आम को भी एप्पल कह दे, क्योंकि इमेजिनेशन कभी एकदम करेक्ट तो हो ही नहीं सकती। बट एप्पल अगर हमने देखा है हाँ ये एप्पल है, कोई हमारे सामने एप्पल और आम रख दे, मैंगो रख दे, तो हम दोनों में सिलेक्ट कर लेंगे कि एप्पल एप्पल है, मैंगो मैंगो है, तो उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो यहाँ यही बताया गया कि एक टीचर को अपने माइंड में अवबोधन रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे गलतियों की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और बच्चों को एग्जाम्पल देने के साधन ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित हैं जो एडवर्ड एम्स जूनियर 1938 के अध्ययन के द्वारा उद्गमित हुए हैं और इस समय भी हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो ये हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको बच्चे की थिंकिंग के बारे में और अवबोधन के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो ये हमें एग्जाम्पल दिए गए थे, उसके बाद हमें क्रियाकलाप दिया गया है। अब इस क्रियाकलाप, इस एक्टिविटी को भी हम जान लेते हैं क्या है। किसी एक वस्तु जैसे पेंसिल का नाम दीजिए और बच्चे से पूछिए कि इसका नाम सुनते ही तुरंत उनके मस्तिष्क में क्या आया। प्रत्येक से एक कारण जानिए। बच्चों की प्रतिक्रिया को नोट कीजिए और बच्चों द्वारा दिए गए विविध युक्त संकेतार्थों का अवलोकन कीजिए। जैसे कि मैंने आपको एप्पल का एग्जाम्पल दिया है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर पेंसिल का एग्जाम्पल दिया गया है कि आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपकी क्लास चल रही है, आपने स्टूडेंट से पूछा कि पेंसिल क्या होती है। अब पेंसिल का नाम सुनते ही बच्चों के माइंड में एक इमेज बन गई। अब वो इमेज क्या बनी, आपको वही बच्चों से पूछना है कि जिस बच्चे ने पेंसिल देखी है वो बिल्कुल ठीक बताएगा कि हाँ ये है, पेंसिल ऐसी होती है, लकड़ी की होती है, नीचे एक नोक होती है, उसमें उसे शॉर्पनर से छीलते हैं, उसे मिटा सकते हैं। बट जिन बच्चों ने पेंसिल नहीं देखी वो पेन को भी पेंसिल कह सकते हैं, कुछ गलत भी बता सकते हैं, किसी और चीज़ को वो पेंसिल बोल सकते हैं। तो यही है अवबोधन की मीनिंग, अवबोधन के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका। तो ये आपका हमारे जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटी, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो। तो पियाजे जो हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया है, उन्होंने कुछ और बातें कही हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। इनको पढ़ने के बाद अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस टॉपिक से रिलेटेड।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर आगे की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो मैथ्स का हमारा टॉपिक है ये, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और डीएलएड के बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी हम बना चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर आप जाकर इजीली उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।